मोनिका की जब आँख खुली तब उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था। कुछ अजीब सा एहसास होने पर उसने अपने शरीर पर पड़ी चादर हटाई। वह पूरी तरह निर्वस्त्र थी। उसके कपड़े डबल बेड के कोने में पड़े थे। ये सब कैसे हो गया? वह यहाँ कैसे आ गई? वह तो अमन को अपने नोट्स दिखाने उसके घर आई थी। अमन कहाँ गया? क्या उसे नहीं मालूम कि उसके साथ ये सब क्या हो गया? कहीं इस सब के पीछे उसी का तो हाथ नहीं? नहीं, अमन ऐसा नहीं कर सकता। वह तो उससे प्यार करता है। फिर ये सब किसने और कैसे किया? मोनिका का दिमाग चकरा कर रह गया। उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। किसी तरह अपने टूटते शरीर को संभालते हुए वह बिस्तर से उतरी। कपड़े पहनने के बाद उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। उसने कई बार दरवाज़ा थपथपाया, लेकिन कोई आहट नहीं मिली। परेशान मोनिका लस्त-पस्त सी वहीं रखे सोफे पर गिर पड़ी। अमन एक प्रभावशाली मंत्री दीनानाथ चौधरी का इकलौता बेटा और उसका सहपाठी था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अमन तो कई बार उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका था। वह उसे महंगे होटलों में घुमाने ले जाना चाहता था, लेकिन मोनिका अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किए हुए थी। उसका लक्ष्य सिविल सर्विसेज में जाने का था, इसीलिए करियर बनने के बाद ही वह इन सब बातों के बारे में सोचना चाहती थी। अमन अक्सर कॉलेज नहीं आता था, तब मोनिका उसे अपने नोट्स दे देती थी। इस बार अमन एक सप्ताह तक कॉलेज नहीं आया। मोनिका ने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बुखार है। वह आज ही कॉलेज आया था। मोनिका ने जब उसे अपने नोट्स दिए तो उसने कहा, मोनिका, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। प्लीज़ आज मेरे घर चलकर मेरे नोट्स तैयार करवा दो। इसी बहाने मम्मी से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मोनिका तैयार हो गई। अमन की कार में जब वह उसके घर पहुंची तो अमन ने बताया कि मम्मी मंदिर गई है, 10-5 मिनट में आती होंगी। उसने फ्रीज से निकालकर उसे कोल्ड ड्रिंक्स दे दी, जिसको पीने के बाद उसका सिर चकराने लगा था। उसके बाद क्या कुछ हुआ मोनिका को याद नहीं आ रहा था, किंतु तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। उसकी अस्मत से खिलवाड़ अमन ने ही किया था, उस अमन ने जिससे वह प्यार करती थी। मोनिका की आंखों से आंसू बह निकले। अपने शरीर को संभालते हुए वह एक बार फिर उठी और पूरी शक्ति से दरवाज़ा पीटने लगी। इस बार दरवाज़ा खुल गया। सामने ही अमन खड़ा था। उसकी आंखें नशे से लाल थीं। उसे देखते ही मोनिका उसके सीने पर घूंसे बरसाते हुए फपक पड़ी। अमन, ये क्या किया तुमने? प्यार किया है, जी भरकर तुम्हें प्यार किया है। अमन मुस्कुराया। ये प्यार नहीं है, ये पाप है। मोनिका ने सिसकी भरी। अरे पगली, यही सच्चा प्यार है जो एक लड़का एक लड़की से करता है। अमन ने मोनिका की ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए उसकी कोपलों को चूमा। मोनिका ने अपनी अश्रुपूरित पलकों को उठाकर अमन के चेहरे की ओर देखा, फिर उसके चौड़े सीने पर सिर टिकाते हुए बोली, अमन, अब मुझसे शादी कर लो। जैसे बिजली का झटका लगा हो, अमन ने मोनिका को अपने सीने से अलग कर दिया और उसकी दोनों बाहों को पकड़ते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम्हें हमेशा खुश भी रखूँगा, लेकिन ये शादी वादी का ख्वाब देखना छोड़ दो, ये संभव नहीं है। जैसे कि तुषारपात हुआ हो, मोनिका ने अमन को अपने को अमन की बाहों से छुड़ा लिया
और भर्राए स्वर में बोली, इसका मतलब तुम पैसे के बल पर मुझे अपनी रखेल बनाना चाहते हो? छी छी, ये तो बहुत गंदा शब्द है। मैं तुम्हें रखेल नहीं बल्कि तुम्हारा करियर बनाना चाहता हूँ। मेरे डैडी के इतने कांटेक्ट हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुँचा दूँगा। अमन ने मोनिका का हाथ थाम लिया। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें अपने बाप के पैसे और उन्हें उनके कांटेक्ट के बारे में। मोनिका ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और फुफकारती हुई बोली, तुमने गलत जगह हाथ डाल दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर लिखवाऊंगी। फिर वही मिडिल क्लास मेंटलिटी। अमन बेशर्मी से मुस्कुराया, फिर बोला, मुझे यकीन था कि तुम कुछ ऐसा ही कर सकती हो, इसीलिए मैंने उसका भी प्रबंध कर रखा है। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और उसे मोनिका की ओर बढ़ाते हुए बोला, इत्मीनान से देख लो, इसमें सारे कांड की वीडियो क्लिपिंग मौजूद है। अगर तुमने कोई भी मूर्खता की तो इसकी कॉपी सबसे पहले तुम्हारे घर वालों के पास पहुंचेगी, फिर पूरे शहर में। उसके बाद अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम स्वयं होगी। मोनिका ने उस वीडियो क्लिपिंग की एक झलक देखी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपनी टांगें कांपती हुई महसूस हुई और वह एक बार फिर उस कमरे में रखे सोफे पर गिर पड़ी। कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से देख लो, फिर अपना फैसला सुनाना, मैं इंतज़ार करूँगा। अमन मोबाइल मोनिका के हाथों में थमाकर बाहर चला गया। मोनिका के अंतर्मन में हाहाकार मचा था। उसका रोम रोम काँप रहा था। अमन अपनी बेबसी पर एक बार फिर उसके आंसू निकल गए। वह समझ गई थी कि अब इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल पाना संभव नहीं था। उसे अमन के इशारों पर नाचना ही होगा। उसे अमन की सेक्स स्लेव बनना ही पड़ेगा। सेक्स स्लेव? मोनिका की सोच को झटका लगा। वह देश की सबसे शक्तिशाली सेवा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। एक दिन प्रशासन की बागडोर थामना उसका सपना था और वह एक गुंडे के सामने हार मान ली। नहीं, वह इतनी कमज़ोर नहीं है। वह इसका मुकाबला करेगी। उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसका प्रतिकार करेगी। मोनिका की धमनियों का खून खोलने सा लगा। उसके जबड़े बिछ गए। अपने आंसू पोंछते हुए वह दूसरे कमरे में पहुंची। वहां पर अमन बहुत इत्मीनान से मेज पर टांगे फैलाए बियर पी रहा था। स्वीटहार्ट, क्या फैसला लिया? अमन ने बहुत ही गंदे तरीके से मुस्कुराते हुए पूछा। फैसला लेना इतना आसान नहीं है, मोनिका ने शांत स्वर में कहा। फिर बोली, अगर हो सके तो इस वीडियो की एक कॉपी मुझे भी दे दो। उसे घर पर इत्मीनान से देखने के बाद ही मैं कोई फैसला ले सकूँगी। वीडियो की कॉपी क्या, मेरी तरफ से तोहफा समझकर तुम ये मोबाइल ही रख लो। वीडियो की मेरे पास दूसरी कॉपी मौजूद है। अमन ने कंधे उचकाए, फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे ही हाथ में है। मुझे विश्वास है कि तुम सही फैसला ही लोगी। मोनिका ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मोबाइल लेकर बाहर निकल आई। घर पर मम्मी पापा उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखते ही मम्मी ने घबराए स्वर में कहा, बेटी बहुत देर कर दी, कहाँ रह गई थी? मम्मी, अमन ने मेरे साथ रेप कर दिया है, मोनिका ने बताया। उसका चेहरा इस समय भाव शून्य हो रहा था। क्या कर दिया? मम्मी को अपने सुने पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा रेप कर दिया है,
मोनिका के होंठ यंत्रवत हिले। क्या कहा तूने? क्या कर दिया है? मम्मी को अभी भी अपने सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। कितनी बार बताओ कि अमन ने मेरा रेप कर दिया है? रेप यानी बलात्कार। मोनिका झल्ला सी उठी। हाय, बेहया, बेशरम, बेगैरत, मुंह काला करके आ रही है और बता ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा इनाम जीत कर आ रही है। ये सब बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मम्मी ने रोते हुए मोनिका पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी, मुंह मैंने नहीं बल्कि अमन ने काला किया है। लज्जा मुझे नहीं बल्कि अपने कुकर्मों पर उसे आनी चाहिए। मोनिका ने पीछे हट मम्मी के वार से अपने को बचाया। फिर बोली, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उसने वीडियो भी बनाई है। मैं उसकी एक कॉपी ले आई हूँ। वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगा। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, मुझे उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। रिपोर्ट लिखवाने से पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मम्मी ने रोते हुए मोनिका को अपने सीने से लिपटा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। मम्मी, अगर रिपोर्ट लिखवाई तो हम लोग नहीं बल्कि वे लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नाक हमारी नहीं बल्कि उनकी कटेगी। मोनिका ने अपने को अलग किया, फिर बोली, अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो मैं घुट घुट कर जीती रहूंगी। सोते जागते उस अपराध की सजा भुगतूंगी जो मैंने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। तू समझती क्यों नहीं? हम लड़की वाले हैं, बदनामी हमेशा लड़की की ही होती है। इतना कहकर मम्मी अपने पति किशोर दयाल की ओर मुड़ी और तड़पते हुए बोली, आप मौन क्यों खड़े हैं? इसको समझाते क्यों नहीं? किशोर दयाल अब तक हतप्रभ से खड़े थे। अचानक वे चौक से पड़े और मोनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। पुलिस तक जाना ठीक नहीं है। पापा, ये आप कह रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है? मोनिका तड़प उठी, फिर बोली, 6 महीने पहले उचक्कों ने मम्मी की चेन खींच ली थी, तब आप पुलिस के पास गए थे या नहीं? बेटा, चेन लूटने और इज्जत लूटने में फर्क होता है। पापा का दर्द उनके स्वर में झलक आया था। क्या फर्क है? मोनिका का स्वर उत्तेजना से कांप उठा। मेरा शील भंग हुआ है। अगर मेरा कोई और अंग भंग हुआ होता, हाथ पैर टूटे होते, तो क्या आप मुझे डॉक्टर और पुलिस के पास नहीं ले जाते? जो तू कह रही है वह सब सच है, मगर वे सब बहुत प्रभावशाली लोग हैं। अमन का बाप कैबिनेट मंत्री है। पापा ने बेबसी से हाथ मले। इसका मतलब आप उनसे डर रहे हैं? मैं उनसे नहीं बल्कि तेरी इज्जत से डर रहा हूँ। पापा कसमसाए। कौन सी इज्जत? जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे नापा नहीं जा सकता। उसे बचाने की खातिर मैं हार नहीं मानूंगी। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं अकेले पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं हर हाल में अमन को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। मैं लड़की हूँ, ये सोचकर चुप नहीं रहूंगी, मोनिका ने कहा और सधे कदमों से दरवाजे की ओर मुड़ पड़ी। किशोर दयाल ने दरवाजे तक पहुंच चुकी मोनिका को देखा, फिर लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे आते हुए बोले, रुक जा बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। भावना का तूफान लिए दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने ध्यान से उनकी बात सुनी, फिर किशोर दयाल की ओर मुड़ते हुए बोले, ये आजकल की पीढ़ी बहुत जल्दी में है। सोचती है कि दुनिया को बदल देने की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही है। भले ही मुंह के बल क्यों न गिरे, लेकिन रीति रिवाजों को
तोड़ेंगे जरूर, मगर आप तो पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं। क्या आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, गलती हमने नहीं बल्कि अमन ने की है, और इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसीलिए आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए, मोनिका ने कहा। मैडम, समझने की कोशिश करिए। रिपोर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होगा। वह बहुत बड़े बाप का बेटा है। आप साबित नहीं कर पाएंगी कि उसने आपके साथ रेप किया है। इंस्पेक्टर ने समझाने की मुद्रा में कहा। इसका सबूत तो ये वीडियो है जिसे उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाया है। मोनिका ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अदालत में ऐसे सबूत चुटकियों में उठ जाएंगे। उनका वकील साबित कर देगा कि यह ट्रिक फोटोग्राफी से बनाई गई नकली वीडियो है, जिसे माननीय मंत्री को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए मेरी राय मानिए, चुपचाप घर जाइए। बेकार में अपनी बदनामी करवाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इंस्पेक्टर ने समझाने की कोशिश की। इसका मतलब मंत्री जी के डर के कारण आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जबकि उसे लिखना आपकी ड्यूटी है। मोनिका का स्वर तेज हो गया। देख लड़की, तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ है, इसीलिए इतनी देर से समझा रहा हूँ। चुपचाप घर चले जा। ज़्यादा उछलेगी कूदेगी तो हो सकता है कि कल की तारीख में तेरे ही खिलाफ रिपोर्ट लिख जाए कि मंत्री जी को ब्लैकमेल करने के लिए तूने खुद अपने बेटे को फांस कर ये वीडियो बनवाई है। उसके बाद तू न घर की रहेगी न घाट की। इंस्पेक्टर का लहजा अचानक ही सख्त हो गया। आप इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? मोनिका की आंखें एक बार फिर छलछलाईं। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती, इंस्पेक्टर ने एक बार फिर सख्त स्वर में कहा। फिर अचानक ही अपने स्वर को मुलायम बनाता हुआ बोला, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसीलिए तुम्हें मालूम नहीं कि ये दुनिया कितनी जालिम है। मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ, उन्हें पालने के लिए मुझे भी नौकरी करनी है। इसीलिए मंत्री के बेटे के खिलाफ मैं तो क्या, कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। सच्चाई से रूबरू हो मोनिका और किशोर दयाल पुलिस स्टेशन से निकल पड़े। वे दोनों पुलिस कप्तान के पास भी गए, मगर वे भी कोरी सहानुभूति जताते रहे। सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री के बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का निर्देश देने का साहस उनमें भी नहीं था। किशोर दयाल निराश हो चुके थे, मगर मोनिका हार मानने को तैयार न थी। कुछ सोचकर उसने कहा, पापा, आजकल मीडिया सबसे सशक्त हथियार है। हम किसी बड़े अखबार के संपादक से मिलते हैं। अगर एक बार ये खबर छप जाए तो अमन का बाप उसे चाह कर भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, किशोर दयाल ने सहमति जताई। दोनों राजधानी के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक के पास पहुंचे। पूरी बात सुन उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा, माफ कीजिएगा, मैं इस आग में अपने हाथ नहीं जला सकता। ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्रेस और मीडिया को तो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। अगर अन्याय के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? मोनिका ने उनसे विनती की। मैडम, हम चौथा खंभा जरूर है, लेकिन हर खंभे को एक छत की जरूरत होती है। बिना छत के किसी भी खंभे का कोई वजूद नहीं होता। आप लोगों को 3 या 4 रुपए में जो अखबार मिलता है वह विज्ञापनों के दम पर ही इतना सस्ता पड़ता है। मैं इस स्कैंडल को उछालकर अपने अखबार को बिना किसी छत के नहीं कर सकता।
अखबार चलाने के लिए मुझे भी सरकारी विज्ञापनों की उतनी ही जरूरत है जितना जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की। संपादक ने सत्य से परिचय करवाया। एक सीधी सादी लड़की की इज्जत लुट गई और आप इसे स्कैंडल कह रहे हैं? मोनिका का स्वर दर्द से भर उठा। एक बार तो आपकी इज्जत लुट चुकी है, उसे और लुटाने पर क्यों तुली है? अगर ज्यादा शौक है तो किसी और को अखबार को पकड़ लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। संपादक ने उन्हें विदा करने की दृष्टि से हाथ जोड़ दिए। लोकतंत्र का चौथा खंभा कितना खोखला है, ये आज पता चल गया। अपनी अपनी मजबूरी और अपने अपने तर्क, मगर कोई भी संपादक कमजोर कंधों का साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मजबूत के साथ खड़े होने में ही मजबूती होती है। इस सत्य से सभी बखूबी वाकिफ थे। धीरे धीरे शाम हो गई थी, अंधेरा घिरने लगा था। एक ही दिन में जितने सत्य से परिचय हुआ था, उसने मोनिका को बुरी तरह झकझोर दिया था। उसका शरीर बुरी तरह थक गया था। उसमें कम से कम आज किसी और के दरवाजे पर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। पापा का हाथ थामे वह चुपचाप घर लौट आई। मम्मी अंधेरे में ही बैठी थी। किशोर दयाल ने आगे बढ़कर लाइट जलाई तो मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? प्रत्युत्तर में किशोर दयाल ने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मम्मी सिसकारी भरकर रह गई। काफी देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। फिर मम्मी ने पूछा, कुछ खाओगी? ले आऊं? हाँ मम्मी, खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। मुझे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और भूखे पेट ज़्यादा देर नहीं लड़ा जा सकता, इसीलिए मैं खाऊंगी, भर पेट खाऊंगी। जिस पाप में मेरी कोई गलती नहीं है उसके लिए शौक मनाकर मैं खुद को नहीं जलाऊंगी, मोनिका ने कहा। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू छलक आए, जिन्हें पोंछते हुए वे किचन की ओर चली गई। किशोर दयाल चुपचाप ही बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास शब्द ही समाप्त हो गए हो। मम्मी थोड़ी ही देर में पराठे सेक लाई। उन्हें खाकर मोनिका ने प्लेट रखी ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने देखा कोई अनजान नंबर था। उसने मोबाइल ऑन करते हुए कहा, हेलो, मिस मोनिका चौधरी बोल रही हैं? उधर से एक गंभीर स्वर सुनाई पड़ा, जी, आपको? मैं अमन का बदनसीब बाप चौधरी दीनानाथ बोल रहा हूँ। इसका मतलब आपके कुत्तों ने आप तक खबर पहुँचा दी? बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन जो बीत गया वह वापस नहीं आ सकता। इसीलिए 20 लाख रुपए ले लो और इस मामले को यही समाप्त कर दो, मंत्री जी ने शांत स्वर में कहा। जरूर समाप्त कर दोगे, बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कैसा प्रश्न? अगर यही घटना आपकी बेटी के साथ हुई होती तो आप कितने रुपए लेकर ये मामला समाप्त करते? गुस्ताख लड़की, तुझे मालूम नहीं कि तू किसके साथ बात कर रही है? मंत्री महोदय चीख पड़े। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक बलात्कारी के बेईमान बाप से बात कर रही हूँ। मोनिका का स्वर भी तेज हो गया। तो ये भी जानती होगी कि अगर मैं एक इशारा कर दो तो तेरी लाश भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इसीलिए जो दे रहा हूँ उसे चुपचाप रख ले और अपना मुंह बंद कर। कल सुबह तक 20 लाख रुपए तेरे घर पहुंच जाएंगे, मंत्री जी दांत पीसते हुए बोले। मोनिका ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। किशोर दयाल पूरी बात समझ गए, अतः समझाते हुए बोले, बेटा, वे बहुत प्रभावशाली लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। पापा,
मेरे खिलाफ अन्याय हुआ है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो तुम क्या करोगी? नहीं जानती, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी, मोनिका ने अपने पापा से कहा और उठकर वो वहां से अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे वह काफी देर तक सोचती रही, मगर वो तय नहीं कर पा रही थी कि करे तो क्या करे। पुलिस, प्रशासन, मीडिया, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या उसे हार मान लेना चाहिए? नहीं, वह हार नहीं मानेगी। तो फिर क्या करोगे? इस प्रश्न का उत्तर उसके पास भी नहीं था। सोशल मीडिया अचानक एक बिजनेस सी कौंधी। सोशल मीडिया की शक्ति असीमित है, उसे सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। किंतु क्या ये आत्मघाती कदम नहीं होगा? क्या इससे उसकी अपनी आबरू तार तार नहीं हो जाएगी? कहीं वह लोगों के मनोरंजन का पात्र तो नहीं बन जाएगी? पूरी रात मोनिका बिस्तर पर करवटें बदलती रही, मगर सुबह की किरणें फूटते फूटते उसके मन में उजियाले की किरण फूट पड़ी। उसे चोट पहुंची थी, उसकी अंतरात्मा तक में घाव लगे थे और अपने घाव दूसरों को दिखलाने में कोई बुराई नहीं थी। एक कठोर निर्णय लेते हुए वह बिस्तर से उठ बैठी। लैपटॉप पर उसने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और लिखने लगी, सभी साथियों और शुभचिंतकों को अबला कही जाने वाली स्त्री जाति की एक प्रतिनिधि का नमस्कार। मुझे क्षमा करिएगा, आज मैं वह दुस्साहस करने जा रही हूँ जो बहुत पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। किंतु किसी न किसी को कभी न कभी तो पहल करनी ही थी। इज्जत, इज्जत क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या है? ये एक पक्षी ही क्यों होती है? ये हमेशा स्त्री की ही क्यों लुटती है? लुटेरे की इज्जत अखंडित क्यों रहती है? इस इज्जत की सुचिता और अखंडता की जिम्मेदारी केवल स्त्री की ही जिम्मे क्यों? क्या पुरुष की कौमार्य और उसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखना आवश्यक नहीं? यदि बलात्कार से स्त्री का शरीर अपवित्र हो जाता है, तो उसे अपवित्र करने वाले पुरुष का शरीर पवित्र कैसे रह सकता है? अपराधी की बजाय अपराध की सजा वह भुगते जिसके साथ अन्याय हुआ है। ये कहाँ का न्याय है? ये वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर बहुत पहले ही दिए जाने चाहिए थे, किंतु ये प्रश्न अनुत्तरित रह गए। इसीलिए पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री आज भी पुरुषों के जुल्म सहने के लिए मजबूर है। कल मेरे साथ एक प्रभावशाली मंत्री के बेटे ने रेप किया। मैं हमेशा के लिए उसकी सेक्स स्लेव बन जाऊं, इसीलिए उसे कुकर्म की वीडियो भी बना ली। ऐसी स्थिति में एक स्त्री के पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला ये कि वह कुकर्मियों के इशारों पर नाचे, और दूसरा ये कि वह आत्महत्या कर ले। मगर मैंने तीसरा रास्ता चुना है। अपने बलात्कार का वीडियो मैं खुद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मंत्री के भय से पुलिस प्रशासन, मीडिया कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही होगा। हो सकता है इसके बाद दुनिया मेरी नग्नता पर चटकारे ले, लेकिन अपने बलात्कारियों के सामने नित्य निर्वस्त्र होकर जिन्नत भरी जिंदगी जीने से शायद ये कम शर्मनाक होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप लोग इतना अवश्य सोचिएगा कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो इसमें मेरा दोष क्या है? मैं मुंह छिपाती क्यों फिरूं? मैं आत्महत्या क्यों करूं? मैंने तय किया है कि मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर आपको मेरी बात जायज़ लगे तो मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ जरूर मिलाइएगा, वरना मुझे बेहया और बेशर्म ठहराने के लिए आप सब
हमेशा की तरह स्वतंत्र है। इतना लिखने के बाद मोनिका ने अमन से मिले वीडियो क्लिपिंग और मंत्री दीनानाथ चौधरी के ऑडियो क्लिपिंग को फेसबुक पर अपलोड कर दिया। इसके बाद वहीं से उसे व्हाट्सएप के कई ग्रुपों पर फॉरवर्ड भी मोनिका ने कर दिया। जैसे मोनिका का बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया हो। उसने राहत की सांस लेते हुए बिस्तर पर लेट गई। चंद पलों बाद ही किसी बच्चे की भांति नींद के आगोश में समाती चली गई। ऐसा भी भला कभी हो सकता है? अकल्पनीय सत्य, अविश्वसनीय यथार्थ। किसी ने सोचा भी न था कि बलात्कार का शिकार होने वाली लड़की मुंह छिपाने के बजाय अपने ही बलात्कार का वीडियो ऑनलाइन कर देंगी। चंद पलों में मोनिका का वीडियो और ऑडियो दोनों ही वायरल हो गए। हर गली, हर मोड़, हर दुकान, हर मकान, हर ऑफिस और हर फोरम पर उसके ही चर्चे हो रहे थे। पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे। एक इसे बेशर्मी करार देता तो 10 लोग अदम्य साहस। नारियों और नारी संगठनों के तो जैसे सब्र का बांध ही टूट गया हो। मैं चुप नहीं रहूंगी के बैनर और तख्ती के लिए हर गली कूचे से महिलाओं के जत्थे बाहर निकलने लगे। हजारों की भीड़ ने दीनानाथ चौधरी के बंगले को घेर लिया। दूसरे शहरों से भी महिलाओं की भीड़ मोनिका के समर्थन के बाहर जमा होने लगी। हर जुबान पर बस एक ही आवाज थी, मैं चुप नहीं रहूंगी। सहमते हुए चला हवा का एक झोंका। देखते ही देखते प्रचंड तूफान का रूप धारण कर चुका था, जिसके आगे सरकार के भी पैर उखड़ने लगे थे। दोपहर होते होते दीनानाथ चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और अमन को जेल भेजने की खबर आ चुकी थी। साथियों, अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो उसे मुंह नहीं छिपाना चाहिए। उसे अपनी आत्मा पर लगे घाव को वैसे ही दिखाना चाहिए जैसे शरीर पर लगे दूसरे घावों को दिखाया जाता है। शर्मसार उसे नहीं बल्कि उसे होना चाहिए जिसने ये अपराध किया है। इसीलिए जिस दिन आप सब चुप न रहने का निर्णय ले लेंगे उस दिन ये अपराध अपने आप रुक जाएंगे। मोनिका अपने घर के सामने जमा स्त्रियों की भीड़ को संबोधित कर रही थी और सभी की आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव थे। उसने जो दिशा दिखाई उसका अनुसरण करना ही अपनी सुरक्षा का सबसे सुरक्षित मार्ग था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।